सो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको कूलम्स लॉ की थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश की थी, जिसमें हम लोगों ने कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पढ़े थे और पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और एक छोटा सा लास्ट में पढ़ा था कि कैसे हम किसी जगह से चार्ज को रिमूव करते हैं। और उसके पहले हमने कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट और उसके डेरिवेशन पढ़े थे। तो आज हम इसी कूलम लॉ के आधार पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातों को कलेक्ट कर लेते हैं जो इसके प्रॉब्लम बनाने में हमें काम आएंगे। सो while solving the problems, to find net Coulomb force on a given charge. पहले हम कुछ बातों को यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि हमें सारी जानकारियाँ पहले से है, परंतु हम उस सभी बातों को यहाँ पर एक साइड लिस्ट कर दे रहे हैं जो इसके प्रॉब्लम बनाने में हमें उपयोग होंगे। सबसे पहला कि हमें इस टॉपिक में बहुत सारे चार्जेस दिए रहेंगे, चार्जेस का एक ग्रुप दिया रहेगा, और उस ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे हमें फोर्स निकालने के लिए कहेगा कि भाई ये चार्ज है और भी इसके आसपास में ये चार्ज हैं, और इस पर्टिकुलर चार्ज पे आप नेट कुलम के कितने फोर्स होंगे उसका मैग्नीट्यूड और उसका आप डायरेक्शन भी बताइए। तो इस तरह का अगर हमें काम कभी मिलता है तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि उस सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, एक चार्ज दूसरे पे, दूसरा भी पहले पे, इसी तरह से अगर तीन है तो तीनों आपस में एक दूसरे पे जरूर फोर्स लगाएंगे। लेकिन हम सिर्फ उसी फोर्स पर कंसंट्रेट रहेंगे जिस चार्ज पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। मतलब कहना मेरा ये है कि आपको उसी चार्ज पर सिर्फ फोर्स को ड्रॉ करना है और शो करना है जिस चार्ज पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहला ये रिमेंबर करना है, आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर पॉइंट वाइज सारे चीज़ को रिमेंबर करना है, याद रखना है कि हम काम को कैसे करेंगे। तो शो, ड्रॉ एंड शो the forces only on that charge on which the net force is required। जिस पर हमको नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हम सिर्फ उसी पर फोर्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब फोर्स हमने ड्रॉ कर दिया, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? तो फोर्स ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि जो चार्जेस दिए हुए हैं वो किस तरह के चार्जेस दिए हुए हैं। मतलब कहने का कि सारे जो चार्जेस हैं वो लाइन में हैं कि प्लेन में है कि स्पेस में है। अगर लाइन पर है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसका फोर्स को एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे
और फिर उसके बाद उसका हम मैग्नीट्यूड को वहाँ से निकाल कर नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने डायरेक्ट आपको कुछ भी कंपोनेंट में या वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसी बातें हम तब करेंगे जब सारे चार्जेस लाइन में दिए हुए हों, चाहे एक्स पर लाइन पर दिया हो, वाई पर दिया हो, जेड पर दिया हो, अगर इस तरह के लाइन में दिए हुए हों। तो अगर चार्जेस प्लेन में दिए हुए हों तो वहाँ पर हम कंपोनेंट मेथड का सहारा लेंगे। नेट फोर्स निकालने में हम कंपोनेंट मेथड का सहारा लेंगे। अगर चार्जेस 3 डायमेंशन में दिए हुए हों और साथ ही साथ वो सारे चार्जेस अगर सिमेट्रिकल है, 3 डायमेंशन में तो है परंतु वो सिमेट्रिकल है, तब इस केस में फिर हम कंपोनेंट मेथड का सहारा लेकर के काम कर लेंगे। परंतु अगर वो स्पेस में चार्जेस जो दिए हुए हैं वो अगर सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब उनके द्वारा जो फोर्सेस आ रहे हैं एक पर्टिकुलर चार्ज पे, वो सारे फोर्सेस सिमेट्रिकली नहीं लग रहे हैं, तब हम उस केस में वेक्टर मेथड का सहारा लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर मेथड जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे उसका भी उपयोग होगा सवाल बनाने में, लेकिन ज़्यादातर सवाल या तो चार्जेस लाइन में दिए रहते हैं, नहीं तो प्लेन में दिए रहते हैं, और अगर स्पेस में भी दिया हुआ हो तो सिमेट्रिकली दिए रहते हैं, ताकि आप कैलकुलेशन लंबा कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। तो हम इसी बातों को यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। इफ चार्जेस आर, पहला पॉइंट, ऑन ए लाइन, लाइन में है मतलब कि 1 डायमेंशन में है, तो इस केस में जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट, हमें नो कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देखिएगा, जब सवाल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ हमें कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत होगी, नो वेक्टर फॉर्म। परंतु अगर चार्जेस एक प्लेन में दिया हुआ है, इन ए प्लेन मतलब हो गया 2 डायमेंशन, तब इस केस में हम यूज करेंगे कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड लगाकर हम नेट फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो कंपोनेंट मेथड लगाकर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम कुछ बातों को यहाँ पर नोट कर देते हैं, जो आप बड़ा इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत तेज़ी से सवाल बना पाएंगे। पहली बात हम यहीं पर इसके साथ नोट कर देते हैं, जैसा कि तुम जानते होगे कि अगर 2 फोर्स लग रहे हों, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ऐसे 2 फोर्स के जो रिजल्टेंट बनते हैं, इस रिजल्टेंट फोर्स का जो मान आता है, मैग्नीट्यूड आता है, वो आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये थीटा ये पूरा F1 और F2 के बीच का एंगल है, और इसका डायरेक्शन हम किसी एक फोर्स के साथ एंगल निकाल सकते हैं। मान लिया जाए ये रिजल्टेंट फोर्स F1 के साथ एंगल अल्फ़ा बनाता है, तो हम इसका tan अल्फ़ा निकालते हैं। F2 ये वाला, अगर ये अल्फ़ा F1 से बन रहा है तो हम ऊपर लिखेंगे F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। तो इस तरह से हम दो, अगर मान लिया जाए एक पर्टिकुलर चार्ज पे 2 फोर्स अगर लग रहे हों कुछ एंगल के साथ, और ये दोनों फोर्स अगर अलग अलग हैं, तो हम इस तरह से उसका रिजल्टेंट क्विकली निकाल लेंगे। परंतु अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स के मान अगर इक्वल हो और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो आप जानते होंगे कि ऐसे 2 फोर्स के रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल में बीचों बीच जाएगा, और इसका रिजल्टेंट का मान होगा 2F cos थीटा बाई 2,
और ये जो डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा θ/2 आधा आधा, इधर से भी θ/2 और इधर से भी θ/2। अब बोलोगे सर ये कैसे? इसके दो विधि है, या तो आप यहां पर F1 की जगह भी F रख दो, F2 की जगह भी F रख दो और यहां से इसको कैलकुलेट करो, आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा मेहनती है। दूसरा टेक्निक सुनिए, हम क्या करेंगे, F1 का एक कंपोनेंट इधर रिजोल्व करेंगे, F1 इस F का हो जाएगा F cos θ/2 और एक इधर बनेगा F sin θ/2। सिमिलरली इस F का भी एक कंपोनेंट इधर बनेगा F cos θ/2 और एक इधर बनेगा F sin θ/2। sin θ/2 के दोनों जो कंपोनेंट हैं इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और दो जो वैल्यू बनेगा F cos θ/2 इसका और एक F cos θ/2 इसका, दोनों जुड़ गए और बन गया 2F cos θ/2। तो ये मान आ जाएंगे, ठीक है। और ये सभी बातें आप वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हम आपको बस यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं कि इस तरह की चीज़ें इस पार्ट में आपको काम आएंगी हमेशा। तीसरी बात कि अगर मान लो कि फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कुछ सिमेट्रिकल लग रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ये मान लो एक F1 है, ये F है, ये F है और ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। हमने आपको सिखाया होगा कि अगर किसी पॉइंट पर 3 है ना या उससे ज़्यादा अगर कहीं वेक्टर्स काम कर रहे हों और उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो हम कंपोनेंट मेथड का सहारा लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पर भी फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको ओरिजिन मान करके एक XY ड्रॉ करते हैं। जो फोर्सेस एक्सिस पर आते हैं उसको छोड़ देते हैं, जो एक्सिस पर नहीं आते हैं उसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं और फिर नेट फोर्स X डायरेक्शन में, नेट फोर्स Y डायरेक्शन में मान निकाल करके उसका फिर फर्दर रिजल्टेंट निकालते हैं। ये बातें तो जनरल सबके लिए लागू है, परंतु अगर फोर्सेस आपको सिमेट्रिकल कुछ इस तरह के प्राप्त होते हैं तो आपको उस तरह की प्रक्रिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे देखो, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा F cos थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर बनेगा F cos थीटा और इसका एक ऊपर बनेगा और एक नीचे F sin थीटा बनेगा जो कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट यहाँ पर जो फोर्स के मान आएंगे F1 जो है पहले से वो तो रहेंगे ही, अब प्लस इसका एक कंपोनेंट इधर बना दैट इज F cos थीटा और इसका भी एक कंपोनेंट इधर बना दैट इज F cos थीटा। तो 2F cos थीटा यहाँ पर ये आ जाएंगे। परंतु ऐसा हम सिर्फ तब करेंगे जब फोर्सेस सिमेट्रिकली हो। मान लो कि अगर ये F जो है ये F2 होता और ये F3 होता तो हम ये नहीं लगा पाते, या अगर ये दोनों F समान होता परंतु यहाँ पर अल्फा होता, यहाँ बीटा होता या कुछ दूसरा एंगल होता तो फिर हम ये नहीं लगा पाते। ये सिर्फ हम तभी लगाएंगे जब पूरी तरह से ये सिमेट्रिकल है। तो हम इस तरह से इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे और इसके रिजल्टेंट इसी दिशा में आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये फोर्सेस अगर सिमेट्रिकल नहीं हो, ऐसा कुछ अवस्था मिल जाए कि आपके ये फोर्सेस सिमेट्रिकल नहीं आ रहे हैं, फोर्सेस जो हैं इस तरह के पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं है, मान लिया जाए कि ये है आपका ठीक है F1, इधर में है आपका F2 और इधर में मान लिया जाए है F3, एंगल भी हम बदल देते हैं, ये है अल्फा और ये है बीटा, तब आप इस तरह के डायरेक्ट रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया है। इस केस में आपको क्या करना होगा, तो प्रोसेस जो हमने सिखाया था कंपोनेंट मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, वो प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिए, इसको जहां भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है सारे फोर्स के, हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं और एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो फोर्स एक्सिस पर आ जाए उसको हम छोड़ देंगे,
जो एक्सिस पर नहीं आए उसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट, ये तो एक्सिस पर है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये एक्सिस पर नहीं है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा F2 cos अल्फा और इधर होगा एक F2 sin अल्फा। सिमिलरली F3 का भी एक कंपोनेंट इधर बनेगा F3 cos बीटा और एक इधर बनेगा F3 sin बीटा। और तब इसके बाद आप नेट फोर्स x डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में कितने हो गए, तो पहले से ये F1 था और इसके बाद इसके और इसके दो कंपोनेंट आए सेम डायरेक्शन में, F2 cos अल्फा और प्लस F3 cos बीटा। अगर मान लो कोई एक कंपोनेंट पीछे आता, ऐसा फोर्स होता कि इसके कंपोनेंट पीछे आते तो हम उसको घटा देते, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में से जुड़ जाएंगे। और एक कंपोनेंट और एक रिजल्टेंट फोर्स y डायरेक्शन में क्या होगा, तो y डायरेक्शन में जो पॉजिटिव साइड में है उसको हम प्लस में लिखेंगे और जो उसके अपोजिट में है उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो इस तरह से इसके मान आपको आ जाएंगे। आगे और फिर हम इसका रिजल्टेंट फोर्स का मान निकालने के लिए यूज करेंगे रूट अंडर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स का ये मैग्नीट्यूड निकाल के दे देगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसका, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में जितने भी मान हैं वो ये जो कैलकुलेट करके जितने भी मान है वो आ जाएंगे एक्स डायरेक्शन में। और अगर ये एफ वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई, और अगर ये नेगेटिव आता है तो नीचे में ड्रॉ करते, चूंकि ये मान लेते हैं पॉजिटिव आया है तो टोटल ऊपर में, और जो भी इसके वैल्यू हो गए ये वाई डायरेक्शन में हम डाल देंगे। तो इसी दोनों का ये है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एफ आर, और ये हम एंगल निकाल लेंगे अल्फा के बोलकर, और इसका tan अल्फा का मान होगा समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। तो इस तरह हम कंपोनेंट मेथड इस्तेमाल करके रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम ये अवस्था में तब जाएंगे जब बाकी सारी अवस्था देख लेंगे कि हमें और कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है, क्योंकि इस तरह से थोड़ा काम करने में समय लग जाते हैं। अगर मान लो कि चार्जेस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं स्पेस में, दैट इज इन 3 डायमेंशन, तब उस केस में इसको हम हटाते हैं 3। If charges are in space, that is in 3 dimension, but symmetrical, लेकिन जो चार्जेस हैं वो सिमेट्रिकल हैं, तो उसके जो फोर्सेस भी ड्रॉ जो होंगे वो कुछ सिमेट्रिकल ही होंगे। हालांकि फोर्सेस हमें निकालने तो फोर्सेस की सिमेट्रिसिटी जरूरी है, लेकिन जब चार्ज देखते हैं सिमेट्रिकल होता है तो चांस है कि जो फोर्सेस बनेंगे वो सिमेट्रिकल बनेंगे। तो अगर ये स्पेस में है और चार्जेस जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं, तब इस केस में भी हम कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे। हमें वेक्टर फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं होगी, कंपोनेंट मेथड। परंतु चार्जेस अगर स्पेस में है 3 डायमेंशन में है, लेकिन वो सिमेट्रिकल नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिकल, तब जाके हमें यूज करना पड़ता है वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड तब जाके हमें यूज करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर सवाल जो आपको मिलेंगे वो लाइन में चार्जेस मिलेंगे, नहीं तो प्लेन में मिलेंगे, और अगर वो 3 डायमेंशन स्पेस में भी मिल जाते हैं तो ज़्यादातर केस में चार्जेस आपको सिमेट्रिकल ही मिलेंगे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल मिल जाए तो फिर कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा तो होगा, परंतु आपके सवाल कम से कम बन जाएंगे जरूर, और आपको यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर मेथड। हम थोड़ा सा वेक्टर मेथड जो लास्ट क्लास में बताए थे
इसको हम एक बार यहाँ पर थोड़ा सा डील कर देते हैं कि कैसे हम सवाल बनाने में इस वेक्टर मेथड का उपयोग करेंगे। जैसा कि बताया था लास्ट क्लास में, याद होगा कि अगर मान लो एक चार्ज है यहाँ Q1 प्लस में, एक दूसरा चार्ज मान लो ये है Q2, ये स्पेस में रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये भी स्पेस में रखा हुआ है x2, y2, z2, और Q1 के द्वारा Q2 पर ये फोर्स लगा, ये वाली फोर्स, इस फोर्स को हम नाम दिए थे फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1, याद होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1। ये तो इस फोर्स के बारे में हमने जो चीज़ें बताई थी लिखने की विधि वेक्टर फॉर्म में, थोड़ा याद करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ पर हम Q1 Q2 साइन के साथ लिखेंगे। अगर ये दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, परंतु एक प्लस एक माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस लिखेंगे। डिवाइडेड बाई ये जो आपका R वेक्टर आया था, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, R21, दैट इज R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी विधि है कि आप इसी चीज को 1, 2 डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर, और इसको आप थोड़ा सा इसको तोड़ सकते हो, इसको आप इसको तुम ऐसे लिख सकते हो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। दिस इज द फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो ये जो है वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का, हम यहाँ पर बता देते हैं कि R21 जो है ये बराबर होता है R2 माइनस R1, और अगर हम इसका, चूंकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट के साथ इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 1, तो x2 माइनस x1 में आ जाएगा I, y2 माइनस y1 में आ जाएगा j, और z2 माइनस z1 में आ जाएगा k। जैसा कि हम आपको बोले थे कि I, J, K ये जन्म से ही यूनिट वेक्टर है, तो आप इसके ऊपर में एरो के साथ रिप्रेजेंट करो, या नहीं तो आप इसको कैप से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ये यूनिट वेक्टर ही होगा। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो ये था वेक्टर फॉर्म की जब ज़रूरत होगी तो हम इसका उपयोग करेंगे। आगे सवाल में हम लोग देखेंगे सभी बातों को। तो ठीक है, तो हम लोग कुछ सवाल लेते हैं और फिर जितनी बातें अभी यहाँ पर देखे हैं उसका हम उपयोग करेंगे। तो ये सभी बातें मेरी तैयार हो गई हैं, जो हम जनरल नॉर्मल सवाल बनाने में हम इसका उपयोग करेंगे। एक सवाल लेते हैं। What amount of weight force is required to balance the force, balance the Coulomb force between two charges, each 1 coulomb,
placed a distance 1 मीटर अपार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हम फोर्स कैलकुलेट करने की विधि और जानना चाहते हैं कि एक कूलम में कितनी ताकत होती है। तो आप इस सवाल को थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहली बात कि दो चार्ज हैं, दोनों का एक एक कूलम है और बीच की दूरी है 1 मीटर। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, पहले तो हम यह कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी सवाल में चार्जेस दे दिए जाएं और वो कहाँ रखा हुआ है, किस मीडियम में रखा हुआ है, इस बात का अगर जिक्र ना हो तो हम उसे हवा में मानेंगे। तो हम हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 ले लेते हैं। Q1 इंटू Q2, ये जो फॉर्मूला है बटा में r², ये अभी हमने लिख दिया है। ये होता है 9 इंटू 10⁹9। Q1 का मान 1 कूलम, हमको कूलम में ही रखना है। Q2 का भी 1 कूलम डिवाइडेड बाई R, ये भी SI यूनिट में ही है, तो मीटर का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ जो फोर्स का मान आया है वो आया है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। इतने फोर्स एक कूलम चार्ज के बीच, एक कूलम चार्ज के बीच, जब ये दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है तो इतना फोर्स लगेगा। अगर हमसे पूछा जाए कितना केजी वेट का ये फोर्स रिप्रेजेंट होगा, तो केजी वेट में आप क्या कीजिए कि जी से भाग दे दीजिए। जी माने 10 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁸8 kgf। मतलब कहने का कि इतना केजी का भार जरूरत पड़ेगा, 9 इंटू 10⁸8 भार की जरूरत होगी, तब एक कूलम चार्ज के बीच फोर्स को बैलेंस आप कर पाएंगे। और यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स या इतनी अमाउंट ऑफ वेट की जरूरत है। अगर ये दूरी को हम थोड़ा और कम कर देंगे तो और ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। तो इसी वजह से जो भी आपको सवाल बनाने की प्रक्रिया में चार्जेस ज़्यादातर केस में दिए मिलेंगे, वो माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस बात को समझते हैं। अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। प्रॉब्लम है 2 point charges are placed 3 meter apart, have combined value of 24 माइक्रोकूलम। यानी दो चार्ज हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं Q1 और Q2, तो उन दोनों का जो नेट कंबाइंड वैल्यू है, उसका जो जोड़ है वह है 24 माइक्रोकूलम। फाइंड देयर वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्जेस if they repel each other by a force 0.18 न्यूटन। इसको 0.08 न्यूटन। They repel each other by a force 0.08
0.08 न्यूटन, एक हुआ। दूसरा आप बताइए कि अगर दे अट्रैक्ट ईच अदर बाई ए फोर्स 0.18 न्यूटन। दो चार्ज है, दोनों का कंबाइंड वैल्यू जो है वो 24 माइक्रोकूलम है। तो इन दोनों चार्ज के इंडिविजुअल मान क्या क्या होंगे ताकि वे दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करें इतने फोर्स से, और फिर दोनों के मान क्या होंगे ताकि वे दोनों अट्रैक्ट करें इतने फोर्स से। लेकिन दोनों केस में चार्ज को रखना है 3 मीटर की ही दूरी पर। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके देखते हैं। पहला है रिपेल करना है। तो रिपेल का मतलब क्या हुआ, लाइक चार्जेस दोनों जो हैं या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, लाइक चार्जेस। तो हम मान के चलते हैं पॉजिटिव, तो इसका मतलब Q1 प्लस में और Q2 भी प्लस में है, और इसी का मान है 24 माइक्रोकूलम। और इन्हीं दोनों को हम जब 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो इतना फोर्स लगता है। तो आप फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 0.08 F हुआ। हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फोर्स आपको दिया हुआ है 0.08, इसके मान है 9 × 10⁹। Q1 और Q2 का मान तो हम नहीं जानते हैं, Q1 Q2 हम रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें गुना करना पड़ेगा 10⁻⁻12। याद रखिएगा ये, क्योंकि ये दोनों माइक्रो में है और हमें जब भी 9 × 10⁹ यूज़ करना है, ये जो वैल्यू 1/4πε0 की जब भी हम मान इस्तेमाल करेंगे तो चार्जेस को हम माइक्रो में नहीं कूल में रखेंगे। तो उसको हम माइक्रो को तोड़ दिया, उसका वैल्यू जो है 10⁻⁻6। अब चूंकि 2 गुना में है तो -12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब 3 मीटर का स्क्वायर, दैट इज दिस। तो 9 और ये 9 आपके कट जाएंगे, तो कितने आएंगे थोड़ा देखिए। Q1 × Q2 इन दोनों के जो वैल्यू होंगे तो ये हो जाएंगे 10⁻−3, 10⁻−3। यहाँ आकर के गुना हो जाएगा 10⁻+3 माने 1000। तो 0 हटाएंगे तो नीचे 10 बचेगा और 80 वैल्यू हो जाएगा 80। और ये जो मान आएगा माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर, ये है दूसरा वैल्यू, माने दूसरा इक्वेशन। ये है आपका दूसरा इक्वेशन। आपके पास 2 अननोन है, Q1 और Q2, और देखिए तो आपके पास 2 इक्वेशन की व्यवस्था हो गई है। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके मान आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप मैनुअली देखिए तो कितने मान Q1 और Q2 के हों, ताकि इन दोनों को जोड़ें तो 24 हो और गुना करें तो 80 हो। क्या मान आप सजेस्ट करेंगे इस केस में? तो जोड़े तो 24 हो, गुना करें तो 80 हो, तो एक का 20 और एक का 20 और 4 24, 20 चौके 80, तो एक का 20 और एक का 4 आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑन सॉल्विंग 1 और 2 कैसे सॉल्व करेंगे आप? बस क्या कीजिए कि ये जो Q2 है ना, जिसका मान आप लिख सकते हो 24 - Q1, वो ला करके यहाँ पुट कर दीजिए। तो Q1 और Q2 की जगह हो जाएगा 24 - Q1, और इसको जब आप तोड़िएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो आपको Q के 2 मान मिल जाएंगे, और वही दोनों मान ही इसका जवाब हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग 1 और 2 वी गेट, एक का चार्ज 20 माइक्रोकूलम और एक का चार्ज आ जाएगा 20/4 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो दिस विल गिव यू दी आंसर। हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं गए,
और आप इसको कैलकुलेट, चूँकि हमें यह दिख रहा है कि इसके मान ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। गुना करने पर 80 होना चाहिए और जोड़ने पर 24 होना चाहिए, तो 24 जोड़ें और गुना किए तो 80 आ जाएगा, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर ले, आपको हम इक्वेशन बना के दे देते हैं तो आपको ये मान बता सकते हैं। Q1 ये रहा, ये Q1, और Q2 का मान आप यहाँ से, Q2 का मान आप यहाँ से रख दीजिए। कितना रखेंगे? 24 माइनस Q1, और ये वैल्यू राइट हैंड साइड में 80 आ जाएगा। इसको तुम तोड़ लो, इस ब्रैकेट को खोल दो, 24 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80। इसको तुम उस पार भेज दो तो माइनस उस पार जाके प्लस Q1 स्क्वायर माइनस 24 Q1 और प्लस 80 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये दो मान देंगे, एक मान होंगे उनमें से 20 और एक मान होंगे 4। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। इसी में आपको क्या करना है कि उनके चार्जेस के क्या मान हो कि वे दोनों अट्रैक्ट करें। तो अट्रैक्ट कब करेंगे? अट्रैक्ट तब करेंगे जब ये दोनों अनलाइक चार्जेस हों, एक प्लस और एक माइनस। तो दूसरा हम सवाल को लेते हैं, इसमें अट्रैक्ट करानी है तो अनलाइक चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि Q1 और प्लस माइनस Q2 ये वैल्यू होना चाहिए 24। दूसरे सवाल के अनुसार एक प्लस और एक माइनस हो। आगे बढ़े। फोर्स का तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस इस फोर्स के मान यहां पर हो जाएंगे 0.18 अट्रैक्शन के केस में। राइट हैंड साइड में 9 × 10⁹ ये रह गए। Q1 Q2 वही रहेंगे, Q1 और Q2 के मान में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये चाहे माइनस में भी हो, चूंकि हम यहाँ बात मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं। तो इस केस में वेक्टर फॉर्म लिखते तो हम साइन के साथ लिखते, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं तो एज यूजुअल जो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड होंगे वो लिखाएगा। और ये मैक्रो में है तो 10⁻⁻12 यहाँ एज इट इज रहेंगे। और अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये नहीं आएंगे, 9 तो 9 कट जाएंगे, और ये वैल्यू कितने होंगे? तो देखिए 10⁻³ यहाँ आएगा, 1000 से गुना होगा तो 180 आ जाएगा। तो Q1 × Q2 के वैल्यू हो जाएंगे 180 न्यूटन, 180 माइक्रो कूलम का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि आपको बताना है कि ऐसे दो Q1 और Q2 के मान कि जब दोनों को हम गुना करेंगे तो 180 आ जाए, और जब हम उन दोनों को घटाएंगे तो मान 24 आ जाए, या माइनस के साथ जब हम उसको जोड़ेंगे तो 24 आ जाए। तो ऐसे कौन से मान आप सजेस्ट करोगे यहाँ पर? मेरे पास तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है ही, हम उससे कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा समय लगाएगा। थोड़ा सा आप मैनुअली देखिए तो क्या आपके मान दिमाग में आ रहे हैं। तो इस केस में 24 और 180, तो 30 और 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा 30, एक चार्ज होगा 30 और एक चार्ज होगा -6। जब इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो 24 आ जाएंगे, और जब इन दोनों को गुना करोगे तो 180 आ जाएंगे। यहाँ पर हम चूंकि मैग्नीट्यूड में मान लिखे हैं इसलिए माइनस नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस तरह के वैल्यू से तो ये मान आपको आ जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपके वैल्यू इस तरह से 180 इक्वेशन बनेंगे। हटा देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मैथमेटिकली सॉल्व होकर के रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से एक सवाल आपके बनेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न है
equally charged small conducting balls A and B having charge Q are placed so that they repel each other by a force 10 न्यूटन। ये दोनों बॉल जो हैं ये इस तरह से रखे हुए हैं कि आपस में रिपेलिंग जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। दोनों में अगर आइडेंटिकल चार्ज है तो ऑफकोर्स रिपेल करेंगे, तो 10 न्यूटन का फोर्स है। नाउ ए थर्ड अनचार्ज्ड आइडेंटिकल conducting ball C is touched with B and kept in middle of balls A and B। क्या करते हैं कि जो तीसरा बॉल है C जो कि अनचार्ज्ड है उसको हम बॉल B के साथ सटा देते हैं और सटा करके A और B के बीच में एग्जैक्टली इसको हम प्लेस कर देते हैं। प्रश्न है फाइंड द नेट फोर्स ऑन बॉल C। बॉल C पर नेट फोर्स आपको निकालनी है। क्या निकाल सकते हैं? आपको हम थोड़ा सा बात याद दिलाते हैं। कि अगर आइडेंटिकल बॉल हो, इफ balls are identical, अगर बॉल आइडेंटिकल हो माने उसके जो रेडियस हैं, दोनों बॉल के जो रेडियस हैं वो अगर आपस में बराबर हो, जैसे ये बॉल है ये बॉल है, दोनों का रेडियस अगर समान है और एक के पास चार्ज है Q1 और एक के पास चार्ज है Q2 और इन दोनों को हम अगर आपस में सटा देते हैं और जब हम सटा करके इसको जब हम हटा देंगे, सटा करके जब हम इसको हटा देंगे तो इस दोनों में चार्ज समान हो जाएंगे। रेडियस तो वही रहेंगे, दोनों में चार्ज समान हो जाएंगे और इनके चार्जेस क्या होंगे? तो इसके चार्जेस हो जाएंगे Q1 प्लस Q2/2। Q1 प्लस Q2/2 मैंने टोटल चार्ज का आधा आधा बंटवारा कर लेगा। जब सट जाएगा तो आपस में दोनों अपने चार्ज की संपत्ति मिला देगा और जब हटेगा तो बंटवारा आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम सवाल में आपको डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चार्जिंग प्रोसेस, वहाँ पर हम इस बात को बताए हुए हैं। तो आप उस प्रक्रिया को समझिएगा तो यहाँ पर ये बातें वहाँ पर रिजल्ट के तौर पर हम निकाले हुए हैं भाई। तो आप यहां देखिए क्या बात हो रहा है। एक ये बॉल है A, ये एक बॉल है B। इन दोनों के बीच में चाहे जो भी दूरी हो, आपस में एक फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है R और एक चार्ज यहाँ Q है, यहाँ भी चार्ज Q है। तो फोर्स जो अभी लगेंगे शुरुआत में Q²/r², 1/4πε0। अगर हमें मान कभी रखने की ज़रूरत पड़े तो हम वो लिख देंगे
नहीं तो अगर हमें तेजी से काम करना हो तो उतना फैक्टर की जगह हम के लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखो क्या करते हैं। अब अगर हम मान लो कि एक बॉल को ला करके सी के साथ टच करा देंगे, ये एक बॉल सी को ला करके बी के साथ टच करा देंगे, तो टच कराने से क्या होगा कि इसके टोटल चार्ज जितने हो जाएंगे, ये तो अनचार्ज थे, शुरू में तो चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज दोनों का कॉम्बिनेशन बन के हो जाएगा क्यों ही, और फिर जब ये अलग होगा तो आधा आधा बट जाएगा। तो ए जितने चार्ज पहले रखे हुए थे उतना ही है, बॉल बी में चार्ज अब आधा हो जाएगा और सी में भी चार्ज वही Q/2 हो जाएगा, और Q/2 के साथ हम अगर उसको यहाँ रख दें तो अब A से C की दूरी हो जाएंगी R/2 और B से C की दूरी होंगी R/2। अब क्या होगा, तो आपको इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है C पर। तो C पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो C पर फोर्स लगाएगा बॉल A और C पर बॉल फोर्स लगाएगा B। चूंकि हम दोनों को पॉजिटिव लिए हुए हैं, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों को हम प्लस में लिए हुए हैं, तो प्लस का ही बंटवारा होगा। तो इस C पर एक फोर्स लगाने वाला होगा A, जो इधर में लगाएगा A, और A कितना फोर्स लगाएगा, तो आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। A पर फोर्स का मान कितना होगा बताइए, K Q इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर, दिस मच। और इसके वैल्यू थोड़ा बताइए, इसके वैल्यू क्या आप कहेंगे। तो देखिए नीचे में होंगे 2 दूनी 4, कट के ये 2 से नीचे में 2 बचेंगे और 2 ऊपर भेज देंगे, तो 2 टाइम्स KQ² R², जो कि KQ² R² F है, तो ये हो जाएंगे 2F। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ट्वाइस ऑफ दी F। ये तो हुआ फोर्स जो लगाया A ने C पर, B भी लगाएगा, तो B इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस है तो B इसको इधर रिपेल करेगा। B के द्वारा फोर्स हमने C पर दिखाया है, तो B पर जो फोर्स लगेगा, C पर जो B के द्वारा फोर्स लगेगा, उसका मान क्या बोलेंगे, K Q/2 डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर। ये देखो 2 दूनी 4, 4 4 कट जाएंगे और बचेंगे K Q² R², ये बराबर F के ही हो गए। तो ये जो मान आया है, ये जो मान आया है FA का मान आया है 2F, और यहां जो F का मान FB का मान आया है वो आया है F। तो आप यहां गौर से देखो तो इस C पर एक फोर्स इधर लगा है 2F और एक इधर में लगा है F, तो रिजल्टेंट इधर में हो जाएगा नेट फोर्स। तो F नेट जो है वो C पर लगेंगे राइट साइड, और यहाँ पर जो F नेट जो बनेंगे ऑन C बराबर होंगे 2F माइनस F, दैट इज अगेन इज इक्वल टू F। और F का मान वही है जो पुराना F है, जिसका मान वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन। आप इसको किधर बोलेंगे, डायरेक्शन भी तो बोलना है फोर्स के साथ, तो ये हो गया अलोंग AB, लाइक दैट, अलोंग AB। तो इस तरह से आप ये बातें अगर ध्यान रखेंगे तो सवाल आप तेजी से बना पाएंगे। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं। तो यहां पर जो चार्जेस अभी तक जो मिल रहे हैं वो लाइन पर मिल रहे हैं। अब हम कुछ चार्जेस जो है वो प्लेन में लेते हैं और नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम एक हेडिंग दे देते हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन a charge Q0 as shown। हम यहाँ पर एक
सिस्टम ऑफ चार्ज देंगे, उसी में एक चार्ज क्यू नॉट भी दिखा देंगे। आपको उस क्यू नॉट पे नेट फोर्स निकालना है। चलिए हम एक सिस्टम लेते हैं। सबसे पहला हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। यह है Q, यह है Q और ये भी है, यहां पर है Q नॉट। ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये साइड है A। और इस पर आपको नेट फोर्स निकालनी है। कैसे निकालिएगा? निकालते हैं। इस पर हमें फोर्स अगर निकालनी है तो इस पर फोर्स लगाने वाला है कौन कौन? हम अगर इसका नामकरण कर लेते हैं A, और इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं C, तो इस Q नॉट पर फोर्स लगाने वाला एक है जो चार्ज A पर है और एक है जो चार्ज B पर है। तो A पर A चार्ज के द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा, ये Q नॉट प्लस है, ये कुछ नहीं दिया है तो प्लस मानेंगे। तो ये जो है इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहां से बैठ करके इसको रिपेल करेगा। हमने आपको बताया है कि जिस पर नेट फोर्स निकालनी है आपको सिर्फ उसी पर ही फोर्स ड्रॉ करना है। हालांकि यहां पर बहुत सारे चार्जेस पर फोर्सेस लगेंगे। इस पर इसने लगाया तो ई भी इस पर लगाएगा, इस पर भी ये लगाएगा, ये भी इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ये भी इस पर लगाएगा, इसमें भी दो फोर्स, इसमें भी दो फोर्स, इसमें भी दो फोर्स। आपस में फोर्सेस के भरमार होंगे पूरे सिस्टम में। हमें सभी फोर्स से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस चार्ज पर फोर्स से मतलब है जो हमसे पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर Q नॉट चार्ज पर फोर्स निकालना है तो हम सिर्फ Q नॉट पर ही फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो आप बताएं कि इस फोर्स का नाम हम ले लेते हैं FA, जो कि A के द्वारा लगा है। और आप लगे हाथ यहां पर FA का मान भी लिख दें। क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच फोर्स की बात हो रही है तो K Q नॉट डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। सिमिलरली इसी चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा और ये प्लस तो है, तो ये इसको रिपेल करेगा। और ये फोर्स लगा B के द्वारा तो हम लिख दिए हैं FB, और FB का भी मान आप लगे हाथ बगल में लिख दीजिए K Q इंटू Q नॉट बाई A स्क्वायर। आप यहां गौर से देखो तो पता चलेगा कि इस दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। अगर हम दोनों को F मान लेते हैं तो ये हो गया F और ये भी हो गया F, और ये दोनों के बीच का एंगल होता है 60, तो यहां पर भी होगा 60। और आप अब इसका रिजल्टेंट बोल सकते हैं, और इसका रिजल्टेंट कितना होगा? आप इसका रिजल्टेंट कितना बताएंगे? बताइए। तो इस केस में इसका जो रिजल्टेंट बनेगा दोनों के बीच से, और रिजल्टेंट का मान क्या बोलेंगे? F2F cos 30। ये एंगल 30 बनेगा और ये भी एंगल 30 बनेगा। इसका एक कंपोनेंट F cos 30, इसका भी एक कंपोनेंट F cos 30, 2F cos 30। 2F cos 30 होता है √3/2, 2 कैंसिल। F के मान कोई एक आप ले सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम मान ला के रख देते हैं K का √3 फैक्टर एक रह गए हैं Q नॉट के साथ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, और डायरेक्शन फिगर में दिख रहा है एंगल 30 बनाते हुए। तो आप यहां से देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हम बड़ा तेजी से सवाल को बना पाएंगे, जो अभी हमने इसके पहले कंपोनेंट में प्लेन के केस में चार्जेस जब हों तो हम कैसे ऑपरेट करते हैं वो सिखाए थे। तो उसको आप यूज कर लीजिए। मान लिया जाए कि इसी सवाल में हम एक दूसरा बदलाव देते हैं। मान लो एक दूसरा सवाल ले लीजिए, और इस केस में मान लिया जाए कि ये प्लस नहीं, ये माइनस है। ये भी Q है, ये भी Q है, और ये Q नॉट है। बस यहाँ प्लस Q है, ये माइनस Q है, और इस पर फोर्स निकालनी है। हम इसको हटा देते हैं। ये Q नॉट है। अब ये सवाल रहा
बदलाव आएगा आपके आंसर में? क्या आंसर में कोई बदलाव होगा? जैसे यहां पर आया था f√3 रिजल्ट, क्या इस केस में भी f√3 ही होगा? तो चलिए देखते हैं क्या करें। इस पर फोर्स लगाने वाला एक ये होगा, और ये चूंकि माइनस है और ये प्लस में ही है, तो ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, और एक फोर्स इसको हम बोलेंगे एफ ए, क्योंकि ए चार्ज के द्वारा लग रहा है, और एफ ए का मैग्नीट्यूड वही होगा के क्यू नॉट बाई ए का स्क्वायर, दिस मच। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बात मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं। इसके द्वारा रिपेल होगा, इसके द्वारा ये रिपेल होगा, और ये फोर्स हो जाएगा एफ बी, और एफ बी का भी मैग्नीट्यूड यही रहेगा। तो हम इसको F और इसको भी हम F बोल सकते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो 120 डिग्री। रिजल्टेंट क्या बनेंगे? तो रिजल्टेंट बन जाएंगे, चूंकि ये F और ये F दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, और एंगल ये 60 के साथ। और कितने मान होंगे? तो F cos 60 और F cos 60, 2F cos 60। तो आप यहां से रिजल्टेंट बोल सकते हैं 2F cos 60। cos 60 जो है 1/2, 2 कट गए। F के मान जो थे के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा में स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको बनेंगे। तो आप देखो यहां पर जो नेट फोर्स अब क्यू नॉट पे आया है, पहले के केस के कंपैरिजन करें तो मैग्नीट्यूड बदल गए और डायरेक्शन भी बदल गए। ठीक है, चलिए एक ये सवाल था। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है -Q या +Q, यहां भी ले लो, +Q यहां भी ले लो, और इसको कह देते हैं -2Q, और यहां है Q नॉट, साइड है A, और इस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? थोड़ा आप करके देखिए, आप जरूर कर पाएंगे। मिलाइए, चार्ज Q नॉट है, इस पर फोर्स हमें ड्रॉ करनी है। हम नामकरण कर लेते हैं, मान लिया जाए इसको हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं। तो इस Q नॉट पे फोर्स लगाने वाला जो है, एक तो आपका ये चार्ज A पर जो है वो है, और ये प्लस और ये प्लस ही है, तो ये इसको रिपेल करेगा, और हम यहाँ FA नाम दे देते हैं, और FA का मान आप बोल सकते हैं कि Q नॉट डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। इसके बाद इस पर एक B के द्वारा फोर्स लगेगा, और B इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो B यहीं पर बैठे बैठे इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस फोर्स को हम बोलेंगे FB, और FB का मान अगर हम आपसे पूछें तो K 2Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई A। ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है A√2, तो यहाँ हम A√2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, और इस 2 के साथ कट जाएगा। अब बात हम C के द्वारा इस पर फोर्स की करते हैं, तो ये प्लस है तो ये उसको रिपेल मारेगा FC, और FC के मान क्या होंगे? तो Q नॉट डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ये भी F है, ये भी F है, और ये भी F है।
हमने कुछ ऐसा डाटा ही लिया है कि कैलकुलेशन में जो फोर्सेस तैयार हों वो सिमेट्रिकल हों। ये F है, ये F है और ये भी F ही है। तो अगर हम इसका एक फ्री बॉडी का डायग्राम तैयार कर लेते हैं, ये है आपका F, ये भी है F और इधर में है बिल्कुल बीचों बीच वही F। ये एंगल आप 45 बोल सकते हैं। अब आपको इनके रिजल्टेंट मान बताने हैं। कैसे बताएंगे? तो देखो क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी है सिस्टम सिमेट्रिकल है, तो हम इस F को कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि जो कंपोनेंट विधि है उसमें तो ये कहा गया है कि जो फोर्स एक्सिस पर है उसको छोड़ दो और जो एक्सिस पर नहीं उसको कंपोनेंट में तोड़ दो। तो आप कंपोनेंट मेथड में चले जाएंगे। यहां पर हमें तेजी से काम करनी है। तो देखो क्या करते हैं, इसका ये एंगल 45 और ये भी एंगल 45, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा F cos 45 और एक इधर बनेगा F sin 45। इसका भी एक बनेगा F cos 45, दो हो गए, और इसका एक बनेगा F sin 45 और F sin 45 कैंसिल हो जाएंगे। तो एक रिजल्ट आपकी ये आ गया cos 45 यहाँ पर। इसके मान क्या होंगे? इसके मान हो जाएंगे 2F 1/√2 और इसको जब आप काटोगे तो आ जाएगा √2 × F। तो नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से इंक्लाइंड 45 डिग्री बनाते हुए एक नेट फोर्स लग गया √2F और एक ऊपर की तरफ उसी के अपोजिट एक फोर्स लग गया F। तो इस पर नेट फोर्स किधर होगा? इस पर नेट फोर्स इधर होगा F नेट, इस डायरेक्शन में, और F नेट का जो आप मान बोल सकते हैं वो हो जाएंगे √2F -F, क्योंकि अपोजिट है इसलिए -F। तो √2 -1 × F, और F का मान आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q0 /a², दिस मच। और डायरेक्शन 45 के साथ तो ये फिगर में रिप्रेजेंटेड है ही। तो इस तरह से चीजों को आप तेजी से बना सकते हैं। अब कुछ सवाल और लेते हैं। हेक्सागन ले लेते हैं। देयर इज ए रेगुलर हेक्सागन। ये एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब हुआ कि उनके जो भुजाएं हैं वो सभी बराबर हैं। साइड ए मान लेते हैं। और इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस, कोना, उन पर चार्जेस रखे हुए हैं +Q -Q +Q -Q +Q -Q। और इसके जो बिल्कुल मिडिल में यहां पर एक चार्ज है Q0। इसी पर आपको नेट फोर्स निकालनी है। देखिए तो निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। हम ऐसा सिस्टम ले रहे हैं कि जो फोर्सेस तैयार हों वो सिमेट्रिकल हों। आइए बात करते हैं इस केस में, शायद आप निकाल लिए होंगे। देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि रेगुलर हेक्सागन में जो भुजाएं होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। तो ये बन गए 60। इसी तरह से ये भी बनेगा 60। तो अल्टीमेटली ये भी 60 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के भीतर का एंगल का जोड़ जो है वो 180 होता है। तो इसका मतलब ये एक आपके बन गए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इस तरह से सभी जो हैं ए होंगे। ये तो बात हम जानते भी थे पहले से। अब हम फोर्स की बात करते हैं। चलो हम यहां से शुरू करते हैं। इसको हम A B C D E F
नामकरण कर लिए हैं। बताओ ए के द्वारा जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा और किधर लगेगा? तो ये पॉजिटिव जो है इसको रिपेल करेगा। ये फोर्स हुआ ए के द्वारा। इस ए के द्वारा जो फोर्स हुआ उसके मान क्या होंगे? के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। हम इसको कुछ मान लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं, इतना ढूंढने से अच्छा इसको हम कुछ एफ मान लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चार्जेस सभी जो हैं वो सेम स्ट्रेंथ के हैं और इसके साथ जो फोर्सेस लगेंगे उनके बीच की दूरियां भी सेम ही हैं। तो अब बी के द्वारा फोर्स की बात करो तो बी माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा और जितना फोर्स ये लगाया था रिपेलिंग एग्जैक्टली उतना ही ये फोर्स लगाया अट्रैक्टिंग, क्योंकि चार्ज के जो पेयर है वो सेम है और बीच की दूरी भी सेम है। प्लस क्या करेगा? तो रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस इसको रिपेल करेगा और फोर्स वही होंगे जो ए के द्वारा और बी के द्वारा लग रहे थे। बी चार्ज क्या करेगा? तो इसको अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स से, तो इधर में हो जाएंगे 2F। ई क्या करेगा? ई रिपेल करेगा, तो इधर में भी हो जाएंगे 2F। और F क्या करेगा? तो अट्रैक्ट करेगा, तो इधर में भी हो जाएंगे F और F 2F। तो आप अगर यहाँ पर इसी Q0 पर जो फोर्सेस लग रहे हैं आप इसका फ्री बॉडी बनाओगे तो एक फोर्स जो ये लग रहे हैं इधर में 2F नाम का, और एक इधर लग रहे हैं 2F, और एक इधर लग रहे हैं 2F, और इनके बीच का एंगल 120, 120, 120 होगा। और आप वेक्टर में पढ़े हैं और कई बार इसका इस्तेमाल भी हुआ है। आप पढ़े हैं इफ एन कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड मेकिंग इक्वल एंगल टू ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। यहां भी देखो ये तीनों सेम प्लेन में हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और आपस में एक दूसरे से इक्वल एंगल पर हैं, तो इसके रिजल्टेंट फोर्स के मान 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके जवाब तैयार कर लिए हैं। आप को अगर ये बात नहीं समझ में आए तो आप इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कीजिए। रिजल्टेंट निकालने की जो विधि हमने आपको सिखाई है उस तरह से आप इसका रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट का मान आपको 0 आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो ये थे कुछ सवाल जो एक चार्ज Q0 पर हमने अभी फोर्स कैलकुलेट आपको करके सिखाया है। एक चार्ज Q0 पर हम आपको एक फोर्स कैलकुलेट करके सिखाया है। अब मान लेते हैं कि एक सिस्टम में पड़ा जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालनी है। सपोज करो ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। यहां पर है चार्ज Q, यहां भी Q, यहां भी Q, यहां पर माइनस Q, यहां पर भी माइनस Q और यहां पर Q। ठीक है, हमने यहां भी यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा भी दे सकते थे, हमने ऐसा दिया है ताकि फोर्सेस आपके सिमेट्रिकल बने। साइड है एक, याद रखिए अगर सिमेट्रिकल नहीं बने तो मेरे पास क्या उपाय है? वही है कंपोनेंट मेथड। तो हम यहां पर एक आपको दिए हुए हैं, नामकरण कर लेते हैं A B C D E F। प्रश्न है फाइंड नेट फोर्स ऑन ए चार्ज एट A। इस A चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है। कैसे निकालिएगा, क्या कीजिएगा? तो देखो
हम किसी पर भी फोर्स पूछ सकते थे, ए पर वाला चार्ज पर या सी पर वाला चार्ज पर, या किसी पर भी एक फोर्स हम आपको पूछ सकते थे। अभी हमने सेंटर पर फोर्स पूछा था, यहाँ पर हम यहाँ पर के चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तो बताइए इस पर फोर्स लगाने वाला कौन कौन है? इस पर फोर्स लगाने वाला है एक, इसके अलावा ये खुद अपने आप पर तो अपने चार्ज के कारण तो फोर्स नहीं लगाएगा, इस पर फोर्स लगाने वाला होगा बी, सी, डी, ई और एफ पर पड़े चार्जेस। तो इसके द्वारा जो फोर्स होगा उतना ही होगा जितना ये वाला होगा, क्योंकि देखिए दूरी समान है और चार्ज के जोड़े भी समान होंगे। ठीक है, जो भी फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा। इस चार्ज पर सी चार्ज और ई चार्ज भी फोर्स लगाएंगे और इसके द्वारा जो फोर्स होंगे वो अट्रैक्शन का होगा, क्योंकि ये माइनस वो है प्लस, तो इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड तो समान दिख रहे हैं, बस आपको ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाली दूरी की जरूरत होगी। ये वाला दूरी अगर हम x मान लेते हैं तो ये होगा x, और ये उसको क्या करेगा तो रिपेल करेगा, और इस केस में ये वाली दूरी की हमें ज़रूरत होगी, इसको हम मान लेते हैं y, और ये वाला चार्ज के बीच की दूरी तो a हमें पता है। तो आप हमें अब फोर्स तो निकालना है तो दूरी भी निकालना पड़ेगा, तो हम पहले दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताइए तो क्या होना चाहिए इसके डिस्टेंस, ये वाली x, ये वाली x और ये वाली y। ये है आपका a, बता सकते हैं? देखिए आपको थोड़ी सी हम गणित इसका बताते हैं। हेक्सागन बना, ये हेक्सागन है, ये उसका सेंटर होता है। और अभी जैसे कि हमने जस्ट इसके प्रीवियस सवाल में जो एक डायग्राम डिस्कस किया था उस केस में ये सभी जो हैं आपस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, पता है? ये सभी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं और इनके भीतर का जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। तो अगर ये A है, ये A है, तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गया 2A, तो y का मान आपका हो गया 2A। अगर ये A है तो y का मान हो गया 2A। बात फंसा हुआ है इसके बीच की दूरी, ये वाली दूरी कैसे निकाले? तो देखो ये एंगल कितनी है, ये टोटल 60 है, तो ये हो गया आपका 30, दिस इज 30, और ये है आपका A। अगर हम ये पार्ट बस इतना दूरी निकाल लेते हैं तो ये वाला मान उसी का 2 गुना हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना बताइएगा आप? यहां पर ये 90 बनेगा, ये परपेंडिकुलर होते हुए तब ना बीचों बीच जाएगा। ये बता सकते हैं ये वाली दूरी? इसको हम अगर कुछ L नाम दे देते हैं तो कैसे बोलिएगा L का मान? कैसे भी बोलिए, L बराबर आप बोल सकते हैं A। अब चूंकि ये थीटा के सामने, ये जो 30 के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, और बेस का मान हो जाएगा A cos 30। cos 30 हो गया √3/2। तो यहां से यहां तक जो x है, और इस x का मान कितना होगा? तो यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L, दैट इज इक्वल टू 2L। और L का मान हम निकाले हैं A √3/2, तो L का मान A √3/2 से 2 कट जाएगा तो मान आ जाएगा A √3। तो ये भी आपका जो x है वो होगा A √3। तो ये बातें तो हमें समझ में आ गई। अब हम फोर्स लगाते हैं, ये उसको क्या करेगा? रिपेल। ये फोर्स किसके द्वारा लगा? B के द्वारा। और ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल।
ये फोर्स किसके द्वारा लगा, तो F के द्वारा, और FB और FF ये दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे KQ² बाई A², KQ² बाई A² बराबर होंगे। अब बात करते हैं इसके द्वारा फोर्स, ये उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। अच्छा, हम एंगल की बात भी कर लेते हैं यहां पर। तो देखो यहां पे ये कितने एंगल होंगे, 30। देखो ये एंगल है 30, ये भी है एंगल 30, तो ये भी होंगे 30, क्योंकि ये लंबवत है, तो ये टोटल एंगल को तो 90 होना है। ये 30 है, ये 30 है, तो इसको 30 होना चाहिए, तो ये होंगे 30। तो ये एंगल कितने होंगे, 30। तो ये कितने होंगे, 60। बाई सिमेट्री ये भी होंगे 60। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, इस तरह से। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड हम इसको अगर F मान लेते हैं तो ये बराबर F होंगे और ये भी बराबर F होंगे। इसकी बात करते हैं, ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये भी माइनस इसको करेगा अट्रैक्ट, और ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, C भी और ये E भी, और कितना के बराबर होंगे, C और E, FC और FE के Q² डिवाइडेड बाई ये वाली दूरी की बात हो रही है, तो A√3 का होल स्क्वायर। तो KQ² बाई A² तो वो F है, और नीचे में आएंगे 3, F/3। तो ये रिजल्ट आपको F/3 का आया। और एक इकलौता बच गया है चार्ज, ये जो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस से रिपेल मारेगा, और D के द्वारा ये फोर्स लगेगा, और D के द्वारा फोर्स का मान कितना होगा, FD का मान इकलौता है कि Q² में 2A का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी जो है वो 2A है, और ये बराबर कितना होगा, F/4, क्योंकि 2 दूनी 4, और KQ² बाई A² तो F है, F/4। तो आपका यहां पर देखो जो तैयार हुए हैं, अच्छा ये एंगल कितना है, 30 है, ये एंगल है 30। तो इस चार्ज पर अगर हम इसके फ्री बॉडी अगर दिखाते हैं, इस चार्ज पर, तो एक फोर्स इधर गए, एक फोर्स तो उधर गए FD नाम का, जिसका मान है F/4, एक इधर गए F नाम का, और एक इधर गए F मान का, और ये दोनों 60 एंगल पर हैं। एक इधर आए, एक इधर आए F/3 मान का एंगल 30 डिग्री के साथ, एक और इधर आए F/3 मान का एंगल 30 डिग्री के साथ, और इसके आपको रिजल्टेंट बताने हैं। कंपोनेंट निकालने के चक्कर में मत जाइएगा, आपका देखिए सारे फोर्सेस जो भी हैं ये दोनों सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल है, और ये तो लाइन पर ही है। तो इसके एक कंपोनेंट इधर जाएंगे और एक इधर जाएंगे, इसके भी एक कंपोनेंट इधर जाएंगे, एक इधर जाएंगे, और इसके एक इधर वाले कंपोनेंट इसके इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसके भी एक कंपोनेंट इधर जाएंगे और एक इधर, इसके भी एक कंपोनेंट इधर जाएंगे और इधर, और इसके इन दोनों के इधर वाले कंपोनेंट आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने से कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्टेंट एक नीचे बनेगा। तो नेट फोर्स का मान आप इस डायग्राम से बोल सकते हैं, ऊपर में F/4
प्लस एफ कॉस 60 प्लस एफ कॉस 60, 2f कॉस 60, और नीचे में माइनस, अपोजिट है इसलिए माइनस f/3 कॉस 30, दो ठो है तो 2 इंटू f/3 कॉस 30। और अब बाकी आप इसको अब कैलकुलेट कर लो, बाकी बात मैथमेटिक्स की है, तो हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। आप f के मान जो है ये ला के रख दीजिएगा, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट आ जाएंगे। आइए हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f/4 cos 60 होता है 1/2, 2 कट जाएगा, बच जाएगा f, माइनस cos 30 होता है √3/2, तो 2 कट जाएगा, ऊपर में √3 बचेगा, √3 से ये 3 कट के नीचे में √3 आ जाएगा, तो f/√3 दिस मच। ये हो गया 4 1 5 बटा में 4 माइनस 1/3 √3, और f कॉमन ले लेते हैं तो f के मान हो जाएंगे k माने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/a²। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर मैथमेटिकली जो है वो आराम से सॉल्व करके रिजल्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो हमने सवाल लिए हैं वो सवाल जिसमें चार्जेस जो हैं वो प्लेन में हैं। आइए हम कुछ चार्ज लेते हैं जो स्पेस में है, इसको हटाते हैं, और हमने ऐसा चार्ज के वैल्यू ले ही रहे हैं कि उनके जो फोर्सेस तैयार हों वो फोर्सेस सिमेट्रिकली लगें, ताकि हम कंपोनेंट मेथड इस्तेमाल करके सवाल को इजी बना सकें। Find net force on a charge Q naught placed centrally above the plane of the charges given at a height at a charges given। अभी हम यहाँ पर सारे डायग्राम में सिचुएशन दर्शा देते हैं। सबसे पहला हम सवाल लेते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके चार्ज हैं Q Q Q, जिसका ये सेंटर हुआ, और सेंटर से एभव माने ऊपर में, यहाँ से इस प्लेन के वर्टिकली एभव, इस चार्जेस के जो प्लेन है उस प्लेन के ऊपर, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम 3 चार्ज ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम 3 चार्ज लेते हैं, देखिएगा ये एक चार्ज है यहाँ है, एक ये चार्ज है जो यहाँ है, और एक और चार्ज है जो यहाँ है। ये चार्जेस के बीच की दूरी जो है इस तरह से है कि आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और ये जो मेरा हाथ का जो पाम है दैट इज प्लेन ऑन विच द चार्जेस इज केप्ट। तो चार्जेस के प्लेन हो गए, मेरा हाथ का जो हथेली है, जो पाम है, और जो Q नॉट चार्ज है जिस पर आपको फोर्स निकालनी है, वो चार्ज कहाँ है? तो वो चार्ज है यहाँ से इसके सेंट्रली एभव, जस्ट यहाँ पर है। तो इस चार्ज पर आपको उन तीनों चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है। दैट इज चार्जेस आर इन स्पेस, 3 डायमेंशन हो गए। लेकिन इस केस में जो फोर्स लगेंगे वो सिमेट्रिकल लगेंगे। कैसे? देखते हैं।
साइड दिए हुए हैं a, और ये हाइट भी हम ले लेते हैं a, और यहां पर चार्ज है Q0। आप जरा इमेजिन करो फोर्सेस को, ये अभी जो हमने रखा था यहां पर आप थोड़ा इनके फोर्सेस इमेजिन करो, एक चार्ज एक चार्ज एक चार्ज, और वो जो चार्ज हमने लिया था ऊपर में वो यहां है। देखिएगा ध्यान से, राउंड में फोर्स लगेंगे ऐसे, ये इसको क्या करेगा, सभी पॉजिटिव है मान लेते हैं, तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल, ऐसे ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे। ये क्या करेगा, तो ऐसे रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, तो ऐसे रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम y डायरेक्शन को अगर एक y एक्सिस ले लेते हैं, तो y एक्सिस के साथ इसके द्वारा जो फोर्स होगा, इसके द्वारा जो फोर्स होगा, इसके द्वारा जो फोर्स होगा, ये तीनों आपस में समान होंगे एंगल के साथ। मैग्नीट्यूड तो समान होगा ही, क्योंकि जो चार्ज है वो इन तीनों चार्ज से बराबर दूरी पर है। ये जो चार्ज है A, B, C तीनों से बराबर दूरी पर है। इसको हम A, इसको B, इसको C बोले, ये जो चार्ज है वो A से, B से और C से बराबर दूरी पर है। और y एक्सिस के साथ जो फोर्स के लाइन ज्वाइनिंग बनेंगे, अगर हम y एक्सिस के साथ एंगल देखें तो एंगल का मान तीनों फोर्स के y एक्सिस के साथ सेम बनेंगे। तो हम बस एक फोर्स ड्रॉ करते हैं इसके द्वारा, और यह है आपका y एक्सिस। ये जो एंगल बनेगा वो इसके साथ भी जो फोर्स लगेगा, इसके साथ भी जो फोर्स लगेगा, इस y के साथ एंगल का मान सबका समान होगा। ये भीतर से ऐसे आएंगे, ऐसे, ये पीछे ना है तो ऐसे आएंगे, और ये जो है ऐसे जाएंगे। 3 डायमेंशन है। You have to imagine the situation of the forces acting on this charge Q0। तो हम बस एक दिखाए हैं, और चूंकि सिस्टम हमें सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो इसके कारण भी जो फोर्सेस लगेंगे, इसके कारण भी जो फोर्सेस लगेंगे, उन सब के फोर्स के मैग्नीट्यूड समान होंगे। ये अगर थीटा है तो भी थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट F cos थीटा, इसका भी F cos थीटा, और इसका भी F cos थीटा, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएंगे 3F cos थीटा, और ये थीटा है ये वाला। इसको आप 30 या 60 नहीं बोल सकते हैं, निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। चूंकि ये वर्टिकल लाइन हो गया और ये प्लेन हो गया, तो इसके साथ एंगल ये 90 बनेंगे। हमको इस फोर्स को निकालने में, इन दोनों के बीच फोर्स निकालने में, ये बीच की दूरी की जरूरत होगी। तो हम ये दूरी कैसे निकालें? ये आपका A दिया हुआ है, ये सेंट्रल पॉइंट है। तो देखिए, एक हम अलग से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। और अगर हम इसको A भुजा बोलें तो ये A/2 होगा, और ये एंगल का मान कितना होगा, 30 डिग्री। और हम यहां से ये वाली दूरी की जरूरत महसूस कर रहे हैं। यहां पर देखो, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, यही दूरी है ना। तो अगर हम इसको यहां x बोले, वही x ये वाला होगा। तो कैसे निकालें इस x का मान? तो आप बताइए। cos 30 बेस A/2 हाइपोटेनियस x। cos 30 होता है 1√3/2, 2 कैंसिल। x के मान हो जाएंगे A√3। तो इसके मान आ गए A/√3, और ये आपके हैं A। तो अब हम यहां से यहां तक की दूरी को अगर हम r बोलें, तो हम r का मान क्या बोल सकते हैं, √अंडर परपेंडिकुलर A का स्क्वायर प्लस ये बेस A/√3 का स्क्वायर। कितने हो जाएंगे मेरा बताइए? तो हो जाएंगे A बाहर 3, एक 4/3, तो 4 जो है 2 बन के निकल गया, और 3 रूट के अंदर रह गया, 2A/√3। ये वाली दूरी आपकी r आ गई।
तो f का मान तो हम दूरी तैयार करके हम निकाल सकते हैं। अब बात रह गया cos थीटा का, तो cos थीटा का मान आप बताइए यहाँ से क्या बोलिएगा। तो ये आपकी त्रिभुज है, ये देखिए ये वाली त्रिभुज है, तो cos थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज a डिवाइडेड बाई r। r का मान इतना है 2a बाई रूट 3, 2a बाई रूट 3, a कट जाएगा, रूट 3 ऊपर चला जाएगा, रूट 3/2। तो अब आप इस फोर्स को बोल सकते हैं 3, f का मान बोलिए, ये f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, एंड दिस स्क्वायर इज 2a बाई रूट 3 का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा, एंड cos थीटा इज रूट 3/2। अब आप इसको चाहे कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ कटने उठने वाला होगा तो काट दीजिए। तो इस तरह से हम मान को निकाल सकते हैं। ये तो हुआ कि ट्रायंगल के कॉर्नर पर है, चार्जेस जो हैं वो ट्रायंगल के कॉर्नर पे हैं और ट्रायंगल के सेंटर से ऊपर जो है चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। अगर मान लिया जाए ये स्क्वायर होता है, क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं, स्क्वायर होता क्या करते बताइए। स्क्वायर को हम प्लेन में बना लेते हैं। ये है स्क्वायर, दिस इज चार्ज Q, और ये है उसका सेंटर, और सेंटर से वर्टिकली एबव, ये साइड अगर A है तो ये भी हाइट A ही है। कैलकुलेशन आसान हो, अगर हम दूसरा दे तो दूसरा आप ले सकते हैं, बोलिए। और यहां पर है Q नॉट, और इसी पर हमको फोर्स निकालना है। इस केस में कितने चार्ज हो गए भाई, तो इस केस में 4 चार्ज हो गए। देखो यहां ध्यान से, एक चार्ज हुआ यहां, एक चार्ज है यहां, एक चार्ज है यहां, और एक चार्ज है यहां। 4 चार्जेस नीचे में प्लेन में। और जो फोर्स जिस चार्ज पर निकालना है Q नॉट, वो यहां से सेंट्रली एबव है, इस जगह पर है, जिसको हम Q नॉट नाम दिए हैं। तो इमेजिन करो कि इस Q नॉट पे सारे पॉजिटिव हैं, तो इमेजिन करो इस Q नॉट पे फोर्सेस जो हैं वो कैसे लगेंगे। अगर हम इसको A B C D नाम बोले हैं, तो इस पर क्या सभी ABCD फोर्सेस लगाएंगे? A इधर लगाएगा, B इधर लगाएगा, C इधर लगाएगा, D इधर लगाएगा, और अगर हम Y एक्सिस से बात करें तो सारे फोर्सेस Y के सिमेट्रिकल बनेंगे, और Y एक्सिस के साथ सभी फोर्स एंगल समान बनाएगा, और फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो भी सेम होंगे, क्योंकि इस Q नॉट चार्ज से जो A की दूरी है, B की दूरी है, C की दूरी है, D की दूरी है, वो समान है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं। तो हम बस एक फोर्स दिखा देते हैं, चलो हम यहां वाला फोर्स दिखा देते हैं। इसके द्वारा जो फोर्स लग सकता है ये है F, और ये एंगल आपका हुआ थीटा, और ये जो दूरी बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये बेस है ना। ये जो चार्ज है, जो इस चार्ज पर फोर्स लगाया, और ये लंब है, तो ये आपका ऐसे आएगा बेस पर, माने प्लेन पर ये लाइन गया, और ये है Y, तो ये तो एंगल तो 90 ही होगा, और ये जो Y के साथ ये जो फोर्स का लाइन है एंगल थीटा बनाया है, दिस इज थीटा, दिस इज एंगल 90, याद रखिएगा। तब अगर ये 90 हो और ये आपका, अगर हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं इसको, तो ये तो आपके डायगोनल बन जाएंगे, और डायगोनल की दूरी कितनी होती है, तो डायगोनल की दूरी होती है A√2, तो उसका ये आधा है A/√2, और ये है A,
तो अगर हम ये दूरी को r बोलें तो r का मान इस केस में क्या बोलेंगे आप? तो r का मान बोलेंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएंगे 2 प्लस 1 3, तो इसके आ जाएंगे रूट 3/2। और यहां पर जो फोर्स बनेंगे 4 गो, एक इधर, एक इसके द्वारा, एक इसके द्वारा, एक इसके द्वारा, और चारों के एंगल y एक्सिस के साथ थीटा ही बनेगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो होगा 4F cos थीटा, दैट इज सिंपल। और cos थीटा का मान यहां क्या होगा, इसको हम हटा देते हैं, ये इस केस में रिजल्ट नहीं होगा। और यहां पर cos थीटा का मान कितना होगा, तो बेस a भाई हाइपोटेनियस r इज दिस a रूट 3/2, ये पूरा रूट 3 में है, रूट में है, a कट जाएंगे, ये आ जाएंगे 2/3 रूट में। और आप यहां पर ला करके f का मान रख सकते हैं। f का मान क्या बोलिएगा, इसको अगर हम लिख देते हैं 4, f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दिस मच इज a रूट 3/2 का, ये पूरा में रूट है, का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा, एंड cos थीटा इज 2/3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट द आंसर। और डायरेक्शन क्या होगा, y डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स विल बी लाइक दिस, y डायरेक्शन, जस्ट वर्टिकली अपवर्ड ऑन द प्लेन। मान लो ये स्क्वायर ना होकर के रेगुलर हेक्सागन होता, तब क्या होता, तो रेगुलर हेक्सागन होता तो 6 को फोर्स लगते, 6 फोर्स लगते। अगर ये रेगुलर हेक्सागन होता ना, ये यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, ये प्लेन में है, बेस प्लेन में है, और यहां से जस्ट वर्टिकली एबव द सेंटर, सेंट्रली एबव, ये अगर साइड है तो ये भी ए है, और यहाँ पर है Q नॉट। अब इस 6 के द्वारा इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप यहाँ बेस पर 6 को चार्ज रख दीजिए, और यहाँ सेंटर पर यहाँ Q नॉट रख दीजिए। तो सभी जो फोर्सेस, सभी जो चार्ज होंगे 6 ठो हेक्सागन के कॉर्नर पे, ये जो ऊपर में चार्ज Q नॉट है, इनसे बीच की दूरी समान होगी, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड भी समान होंगे। फोर्स ऐसे चले जाएंगे आपके, हम यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करते हैं कि ऐसे जाएंगे, इसी तरह से 6 को फोर्स जाएंगे। आप 3 डायमेंशन है, चूंकि बोर्ड मेरा प्लेन में है, तो कुछ फोर्स जो है वो ऐसे बाहर निकलेंगे, कुछ फोर्स अंदर घुसते हुए जाएंगे। आप जस्ट इमेजिन कर लो, लेकिन जितने भी फोर्स होंगे वो वाई एक्सिस के साथ एंगल सेम पर बनेंगे। इस तरह के 6 फोर्स इस Q नोट पे आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा ऊपर में, जिसके मान हो जाएंगे 6F cos थीटा, वेरी सिंपल। और हमको अब इस केस में दूरी चाहिए होगा ये वाली, क्योंकि F जो इसके बीच की दूरी, ये दूरी चाहिए होगा। तो आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या बोल सकते हैं, A। इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये होता है 2A, तो ये हो जाएगा A, और ये भी है A। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो एंगल 45 हो गए। तो ये R के मान जो है इस केस में कितने हो जाएंगे, R के मान हो जाएंगे A रूट 2। आप मान रख दीजिए, जैसे अभी हमने सवाल बनाया है उसके अनुसार आप रख दीजिए। कितने हो जाएंगे इसके मान हम हटा देते हैं, और इस सवाल के जो रिजल्ट बनेंगे 6F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस इज व्हाट, A रूट 2 का होल स्क्वायर, और cos 45 1/√2। और डायरेक्शन होगा ये वाला, ये नेट फोर्स का डायरेक्शन है ये होगा। तो ये है फोर्सेस जो कि सिमेट्रिकली काम कर रहे हो।
ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अगले क्लास में भी हम इसके फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें अगर फोर्सेस सिमेट्रिकली ना हो तो उस केस में हम कैसे काम को तेजी से अंजाम देंगे वो सीखेंगे। और अगर चार्जेस जो हैं वो स्पेस में हुआ है, जैसे ये स्पेस में ही है लेकिन फोर्सेस सिमेट्रिकली हैं, परंतु ऐसी अवस्था जिसमें चार्जेस स्पेस में तो है, साथ ही साथ फोर्स जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो उस केस में हमने जैसे बताया था वेक्टर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। और फिर इसके बाद अगले ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम अवस्था में है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। टेक्निक आपको सिंपल देंगे कि आप इमीडिएट कैलकुलेट कर सकोगे। अपनी जो वीडियो आपको मेरी प्राप्त हो रही है वो देखिएगा, एक एक चीज़ को हम पूरी कॉपी जैसे हम क्लास में नोट करते थे वो सारी चीज़ें हम नोट बोर्ड पर लिख करके आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप अपने कॉपी में जितनी बातें बोर्ड पर लिखाई जा रही हैं आपको कॉपी पर नोट करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आपके करीब होंगे तो वीडियो काम नहीं आएगा। आपके जो कॉपी अभी जो पढ़ाई करके जो आप दर्ज किए रहेंगे वही काम आएगा। ये मत समझ लीजिएगा जब एग्ज़ाम होगा तो वीडियो निकाल कर देखेंगे, ये फेरा में मत फंसिएगा, नहीं तो आप उलझ जाइएगा बाद में। तो आपकी जो क्लासेस अभी मिल रही हैं वीडियो के माध्यम से, उसमें एक एक चीज़ अपने कॉपी में उतारते चले और उसको जमा करके मत रखें, कभी फुर्सत में बैठ करके उतारेंगे नहीं। रोज़ाना अपना काम को अंजाम दीजिए, मानो कि आप क्लास में जा रहे हो। तो हम ये बातें कई बार बोल चुके हैं, शायद आप मेरी ये बात सुन के बोर हो जाएंगे, अब तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आशा रखेंगे कि आप इसी तरह से कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू, बने रहें मेरे साथ।